Hello friends, I am Anjali. This is my second video on introduction of economics. In my previous video, I explained about economics, normative and all. इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक एरिया को हम बताते हैं जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जैसे कोई एरिया है जिसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है तो हम उसको बोल देते हैं कि वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। ठीक है, इसी तरह से जैसे इसमें क्या होता है, टीचर्स जो है स्कूल जाती हैं, जो उनका स्कूल है वो उनका इकोनॉमिकल एरिया है। हॉस्पिटल है डॉक्टर्स के लिए, वो उनका इकोनॉमिकल एरिया है। इसी तरह से जो फील्ड्स हैं वो फार्मर्स का इकोनॉमिकल एरिया है। उसके बाद हमारे पास आता है इकोनॉमी की कुछ टाइप्स होती हैं। कंट्रोल्ड इकोनॉमिक्स और इसको बोलते हैं हम सेंट्रली प्लान्ड। इसमें क्या होता है, जितनी भी जो भी एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कम्प्लीटली कंट्रोल होती है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जैसे चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, इनमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब किसके कंट्रोल में होती हैं? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। इसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, सोशल वेलफेयर का। ठीक है, इसमें कस्टमर का कोई रोल नहीं होता कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसका सिर्फ मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि क्या गुड्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, और जो गुड्स के रेट्स होते हैं वो भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। उसके बाद आता है हमारा फ्री इकोनॉमिक्स और मार्केट इकोनॉमिक्स। जैसे इसके नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है फ्री इकोनॉमिक्स, मतलब गवर्नमेंट का इसमें इतना कोई रोल नहीं रहता है। जितना भी होता है एक्टिविटीज़ का, जो मार्केट के फोर्सेस होते हैं उनसे ये कंट्रोल होती है। जैसे यूएसए यूके इसके एग्जांपल हो जाएंगे। इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद जो इसमें कंज्यूमर है उसके जो भी व्यू होता है उसको कंसीडर किया जाता है, और जो कंज्यूमर होता है वो अपने गुड्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से परचेज़ करता है। इसमें मार्केट जो है वो डिसाइड करती है कि गुड्स और प्रोडक्ट्स का रेट क्या होगा। इसके बाद आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया की इकोनॉमिक्स है वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमिक्स होती है। इसमें क्या होता है कि कुछ तो गवर्नमेंट का रोल रहता है, और कुछ जो वहाँ की मार्केट एक्टिविटीज़ होती है, उस मार्केट फोर्सेस होते हैं, उसके बेसिस पे हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो रेगुलेट होती है। इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी होता है। कंज्यूमर का मतलब जो व्यू होता है वो कंसीडर किया जाता है, लेकिन वो एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जो कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई करता है, और जो प्राइस डिटर्मिनेशन होती है वो सब गवर्नमेंट के थ्रू ही की जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास रीज़न बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सब हो गया हमारा कि इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा। उसके बाद उनकी कुछ टाइप्स हो गई। ठीक है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताती चलूँगी, लेकिन कुछ जो बेसिक्स हैं वो उसमें कुछ डाउट्स थे। देखो, मैंने आपको कल टर्म्स करवाई थी, स्कैरसिटी और चॉइसेस। अब जो हमारी जो इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो स्कैरसिटी के कारण होती है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा मतलब रीजनिंग के हैं कि जिनका आंसर हमें पता हो। देखो, सबसे पहले था इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड स्कैरसिटी ऑफ रीजन्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। क्या ये फैक्ट है कि इकोनॉमिक जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं और स्कैरसिटी वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करती? नो, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा तो, क्योंकि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्केर्सिटी के कारण ही होती हैं। अब स्केर्सिटी क्या था कि हमारी डिमांड्स तो ज़्यादा थी लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो कम थे, तो उसमें हमें चॉइसेस करनी पड़ रही थी जिसके कारण हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी पड़ रही थी। तो क्या है, ये रिसोर्सेज जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि स्केर्सिटी एग्जिस्ट इवन व्हेन सर्टेन गुड्स आर अवेलेबल एट ज़ीरो प्राइस। स्केर्सिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है अगर गुड्स की जो है, अगर मैंने आपको बोला था कि अगर गुड्स का प्राइस जो है वो कुछ ना कुछ है तो हमें चॉइस करनी पड़ेगी कि वो चीज़ हम लेंगे कि नहीं लेंगे।
अब इसमें कहता है कि अगर प्राइस ही ज़ीरो है, मतलब उसके लिए हमें कुछ पे ही नहीं करना पड़ रहा, तो क्या वहाँ पे स्केर्सिटी एग्जिस्ट करेगी? हाँ जी, बिल्कुल करेगी। उसका रीज़न क्या है? स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है कि हमारी डिमांड्स ज़्यादा होती हैं और जो रिसोर्सेज होते हैं, अवेलेबल जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। अब हमें चीज़ें तो सारी मिल रही है, लेकिन उनको गेन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो क्या होगा? वहाँ पे स्केर्सिटी एग्जिस्ट करेगी। हालांकि वो चीज़ फ्री है, लेकिन उसको मतलब उसको गेन करने के लिए हमें उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। उसके बाद है अ फ्री मेडिसिन इज़ गिवन टू द पेशेंट इन हॉस्पिटल इज़ नॉट अ स्केर्स कमोडिटी। नहीं, वो बिल्कुल ही स्केर्स कमोडिटी है। सेम अपॉर्चुनिटी वाली बात आ जाएगी कि अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे होगा ना। उसके बाद है हमारा लैक ऑफ स्केर्सिटी इम्प्लाइज लैक ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। अगर स्केर्सिटी कम होगी, अगर मतलब हमें डर ही नहीं होगा कि भी हमें कोई चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कम करेंगे, क्योंकि हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो कम चीज़ों से भी आ ही रहा है। जितना हमारे पास अवेलेबल है उससे अगर हमारा सेटिस्फेक्शन आ रहा है, तो हम ज़्यादा चीज़ें लेने के लिए मेहनत नहीं करेंगे। ज़्यादा चीज़ें लेने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपने आप ही कम होगी। इफ़ देयर वर नो चॉइसेस इन रिसोर्स एलोकेशन, इकोनॉमिक्स वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड। इसमें क्या है कि अगर कोई चॉइस ना हो रिसोर्स एलोकेशन में, इकोनॉमिक्स में वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड। रिसोर्स एलोकेशन नहीं हो रहा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, इफ़ देयर वर नो चॉइसेस इन रिसोर्स एलोकेशन, इकोनॉमिक्स वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई अल्टरनेटिव चॉइस नहीं होगी रिसोर्स एलोकेशन के लिए, तो वहाँ पे कोई इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली स्केर्स ऑल द टाइम। कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर रिसोर्स की कमी सारा टाइम रहे। बिल्कुल ठीक है। इट इज़ पॉसिबल दैट, ये पॉसिबल हो सकता है, सम रिसोर्सेज आर मोर स्केर्स दैन द अदर्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लेबर है हमारे इंडिया में, जैसे किसी टाइम कम भी हो सकती है कैपिटल के अकॉर्डिंग और किसी टाइम ज़्यादा भी हो सकती है, बट इट नॉट सर्टेन कि वो हमेशा वैसी ही रहेगी। उसके बाद आता है हमारा ऑल रिसोर्सेज Problems of resource allocation would not arise if resources had no alternative uses। कि जो प्रॉब्लम है रिसोर्सेज की वो होगी नहीं अगर कोई अल्टरनेटिव यूज़ ना हो। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो प्रॉब्लम जो है रिसोर्स एलोकेशन की वो होती क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अगर अल्टरनेटिव यूज़ ही नहीं होंगे, ठीक है, तो फिर जो प्रॉब्लम हो रही है हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन की वो होगी ही नहीं। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रूथ। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है, कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं उनके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रूथ है। अगर हम अपना मतलब जैसे कोई स्टेटमेंट है, हम उसको बता देते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास फैक्ट्स होंगे, लेकिन ये सर्टेन नहीं है कि वो ट्रूथ ही होगा। उसके बाद कहते हैं ए नॉर्मेटिव स्टेटमेंट ऑफर सजेशंस और ओपिनियंस। बिल्कुल ठीक है, जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होती है वो हमें सिर्फ सजेशंस देती है, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो वेरीफिएबल नहीं होती है। उसके बाद है इट इज़ ए पॉजिटिव स्टेटमेंट दैट विराट कोहली इज़ गुड बैट्समैन एज ही हैज़ स्कोर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल ठीक है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्यों पॉजिटिव स्टेटमेंट है? क्योंकि हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।